हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमने जो अपनी क्लास 6th एनसीईआरटी की जो वीडियो सीरीज शुरू की है, जिसमें हम लोग आवर पास्ट 1 को डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 दैट इज़ व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन इसका जिक्र कर रहे थे। और इस चैप्टर को हम लोग पिछले पार्ट में स्टार्ट किए थे, पार्ट 1 हम लोगों ने वहाँ पर देखा था। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को पार्ट 2 में आगे कंटिन्यू करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली आज ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर पर चलते हैं। तो आज हमें यहाँ से आगे को पढ़ना है, इस चैप्टर को डिस्कस करना है। पिछले पार्ट में आपको याद होगा हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी, है ना। स्पेसिफिकली हमने ये जाना था कि हम अपने पास्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ जगह देखी थी मैप्स में, है ना। जैसे हमने देखा था कि जो नर्मदा रिवर है उसके पास के जो लोग थे वो हंटर गैदरर्स हुआ करते थे। सुलेमान किरथार के जो लोग थे वो क्या थे, वहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था, लोग विलेजेस में रहना शुरू हुए थे। वीट और बार्ले वहाँ पर पहले उगी थी। फिर हम लोगों ने देखा था गारो के बारे में, हमने विंध्यास के बारे में देखा था कि वहाँ पर भी एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। साथ ही साथ विंध्यास के नॉर्थ में ऐसी जगह थी जहाँ पर राइस डेवलप होनी शुरू हुई। फिर हमने इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज देखी। वहाँ पर हमने कहा कि ये कुछ ऐसी जगह थे जहाँ पर सबसे जो पुराने शहर हैं, अर्लीस्ट सिटीज़ यहाँ पर डेवलप हुई। फिर हमने गंगा की बात करी, उसकी एक सहायक नदी सोन की बात करी। हमने कहा कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो किंगडम्स थे जैसे मगध वगैरह किंगडम वो डेवलप हुआ। फिर हमने कुछ ये बात करी कि लोग जो है वो ट्रैवल क्यों किया करते थे, जब वो ट्रैवल करते थे तो किस तरीके के चैलेंजेस या चुनौतियाँ उनको आती थी। लोग आपस में मिलते थे तो उनके आइडिया शेयर होते थे, उनके जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं वो एनरिच होते थे, है ना। वो एक तरीके की बातें एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे। फिर हमने ये देखा था कि इंडिया जो हमारे देश का नाम है, इंडिया और भारत जो दो नाम हम लोग यूज़ करते हैं वो नाम कैसे आए, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखी थी। अब हम लोग ये बात करेंगे कि फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, कि हमारे पास्ट के बारे में जानने के लिए क्या क्या तरीके हैं, कैसे हम जान सकते हैं। तो कई सारे तरीके हैं हमारे पास्ट के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहला अगर तरीके की हम लोग बात करें तो हम इस तरीके की बुक्स के बारे में, इस तरीके की बुक्स को हम लोग ढूंढ सकते हैं और इस तरीके की बुक्स को हम लोग पढ़ सकते हैं जो बुक्स बहुत साल पहले, अर्लियर, लॉन्ग अगो लिखी गई हों। उन बुक्स के बारे में हम लोग ढूंढ सकते हैं, उन बुक्स को पढ़ सकते हैं। इस तरीके की बुक्स को कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको हाथ से लिखा गया। और ये जो शब्द आया है मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें मेन्यू का मतलब होता है हैंड, क्योंकि ये हैंड से लिखे गए, हाथ से लिखे गए। इनको हिंदी में अगर आप इस शब्द का अनुवाद जानना चाहें मैन्यूस्क्रिप्ट्स का, तो इसको कहा जाता है पांडुलिपि या हस्तलिपि, ठीक है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट बेसिकली क्या थी, इस तरीके की आप कह सकते हैं बुक्स थी जो बहुत पहले लिखी गई हैं और हैंड से लिखी गई हैं, ठीक है। और इनको लिखा किस में जाता था, देवर यूजुअली रिटन ऑन अ पाम लीफ। जो पाम होता था, पाम का जो पेड़ होता था उसका जो पत्ता था उसमें लिखा जाता था, ठीक है। और एक तो ये हो गया तरीका, और दूसरा जो है एक और स्पेशल तरीके का ट्री होता था जिसका नाम था बिर्च, ठीक है। ये ट्री जनरली जो है वो आपको हिमालयाज में मिलता है और उस पेड़ की जो बार्क थी, बार्क मतलब होती है पेड़ की जो छाल होती है, ठीक है ना। जो पेड़ होता है उसका जो ट्रंक होता है, जो तना होता है, उसके बाहर से एक लेयर होती है, उसको कहते हैं बार्क या छाल। तो उसको प्रिपेयर करके उस पर लिखा जाता था। अब यहाँ पर आपको जो ये इमेज दिख रही है, ये जो यहाँ पर आपको नीचे इमेज दिख रही है, ये एक पाम लीफ के ऊपर लिखा गया है, ठीक है ना। ये बेसिकली जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ये पाम लीफ के ऊपर लिखी गई है। अब ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये लिखी जाती थी लीव्स वगैरह के ऊपर या बार्क के ऊपर, तो और काफ़ी पुरानी होती थी, है ना। लॉन्ग एगो, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुरानी होती थी। तो कई सारी मैन्यूस्क्रिप्ट जो हैं वो इतने समय में इंसेक्ट्स के द्वारा खा ली गई हैं, ठीक है। उनको इंसेक्ट्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया है।
इंसेक्ट्स ने खा लिया है, कुछ और जो है वो किसी और कारण से, बारिश वगैरह की वजह से, या जो ऐसे बाहर रह गई वो किसी और वजह से डिस्ट्रॉय हो गई हैं। लेकिन कई सारी ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जिनको जो सरवाइव की हैं, ठीक है, जिनको संभाल के रखा है टेम्पल्स में, मोनेस्ट्रीज में, तो कुछ अभी भी सरवाइव करती है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि ये जो बुक्स हैं, ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें क्या चीज़ें होती थी, मतलब इनमें क्या क्या सब्जेक्ट्स या क्या क्या बातें इनमें लिखी जाती थी, या किन किन चीज़ों के बारे में लिखा जाता था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, ठीक है, उनके बारे में, जो हमारे धार्मिक प्रैक्टिसेस हैं, इनके बारे में लिखा जाता था। जो राजाओं की ज़िंदगी होती थी, लाइव्स ऑफ किंग्स, उनके बारे में लिखा जाता था। मेडिसिन के बारे में, दवाइयों के बारे में, उस समय का जो विज्ञान था, साइंस था, उसके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा जाता था। ठीक है, जनरली इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में ये सब्जेक्ट्स या ये मैटर्स लिखे जाते थे। इनके अलावा कुछ और चीज़ें भी होती थी, जैसे मान लीजिए कोई महाकाव्य है, कोई एपिक्स है, या कुछ कविताएं हैं, कुछ प्लेज हैं, कुछ नाटक है, तो वो भी इनमें लिखे जाते थे। इनमें से ज़्यादातर जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे वो संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे, ठीक है, क्योंकि संस्कृत जो है उस समय के लर्नेड लोगों की भाषा मानी जाती थी, पढ़े लिखे लोग जो होते थे ज़्यादा, है ना, प्रीस्ट क्लास वगैरह, उनकी भाषा मानी जाती थी संस्कृत। तो ज़्यादातर मैन्यूस्क्रिप्ट्स आपको इसी भाषा में मिलेंगे, और कुछ जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो आपको प्राकृत भाषा में भी मिल जाएंगे, ठीक है। प्राकृत भाषा उस समय के जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जो आम लोग थे, उनकी भाषा हुआ करती थी। और आपको तमिल लैंग्वेज में भी कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो तमिल भाषा में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो संस्कृत में मिलेंगे, प्राकृत में मिलेंगे, तमिल में मिलेंगे। और मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या हैं, क्या क्या इनमें सब्जेक्ट्स या क्या क्या इश्यूज रहते थे, क्या क्या चीज़ें इनमें लिखी जाती थी, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो अबाउट मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्लियर है। अब इसके बाद जो है वो एक और चीज़ होती थी जिसको पढ़ के हम लोग अपने पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं, वो होते हैं इंस्क्रिप्शंस। उनको कहा जाता है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस को हिंदी में कहते हैं शिलालेख, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है, देखिए, ये भी कुछ उसी तरीके की राइटिंग्स हैं जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स में होती है, लेकिन ये राइटिंग्स हैं ऑन अ रिलेटिवली हार्ड सरफेस। जैसे वो तो पत्तों में है, ठीक है ना, पाम लीफ में मैंने आपको बताया, या जो बिर्च का पेड़ है उसकी जो बार्क है, कंपैरेटिवली सॉफ्टर सरफेस है, उस पर लिखे जा रहे हैं। लेकिन ये रिलेटिवली हार्ड सरफेस पे, जैसे कि स्टोन पे, है ना, पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, या फिर मेटल्स के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, धातु के ऊपर लिखा हुआ है, तो उस तरीके के हार्डर सरफेस के ऊपर जो चीज़ लिखी जाती थी वो कहलाते थे इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस में जनरली किस तरीके की चीज़ें होती थी, इंस्क्रिप्शंस में होता था कि किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड। जो किंग्स थे वो अपने ऑर्डर्स या अपने आदेश पत्थरों के ऊपर इंस्क्राइब्ड करा देते थे। क्यों? ताकि लोग जो है वो उनको देख सकें, उनको पढ़ सकें, उसके राजा के जो आदेश हैं, जो ऑर्डर्स हैं, उनको मान सकें, उनको ओबे कर सकें, इसलिए। और इसके बाद कुछ और तरीके के इंस्क्रिप्शंस भी थे जहां पर मैन एंड वीमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। मतलब किंग्स और क्वींस जो हैं, जो राजा रानियां हैं, उन्होंने उनके क्या क्या अचीवमेंट्स थे, ठीक है, क्या क्या उन्होंने हासिल किया, उपलब्धियां क्या क्या थी उनकी, वो चीज़ें भी वो उसमें रिकॉर्ड कराते थे। जैसे कि मान लो राजा ने कोई लड़ाई लड़ी, ठीक है, उस लड़ाई में वो जीत गया, उसकी विक्ट्री हो गई, तो उस विक्ट्री के बारे में, उस बैटल के बारे में, उसने किस तरीके से लड़ाई लड़ी, कैसे वो जीता, वो सारी चीज़ें वो एक पत्थर पे, एक मेटल पे जो है इंस्क्राइब करा देगा, तो ताकि आगे के लोग जो है वो उसको देख सकें, पढ़ सकें, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जैसे आपको एक ये इंस्क्रिप्शन दिख रहा है, तो ये इंस्क्रिप्शन जो है वो लगभग 2250 साल पुराना है ना। और ये कहाँ पर पाया गया है, ये पाया गया है कांधार में, जो आज की डेट में अफगानिस्तान में है। और ये बेसिकली इट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द रूलर नेम अशोका। अशोका भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अशोका एक रूलर हुआ करते थे, उनके ऑर्डर्स पर ये इंस्क्रिप्शन यहाँ पर बनाया गया था। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, जब मौर्य डायनेस्टी वगैरह के बारे में बात होगी, ठीक है। तो जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हम एक स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। स्क्रिप्ट मतलब होती है लिपि, है ना, जिस तरीके से शब्द वगैरह लिखे जाते हैं। अब स्क्रिप्ट में क्या है, कुछ लेटर्स होते हैं, कुछ साइंस होते हैं, और जब हम पढ़ते हैं
कि क्या लिखा हुआ है या फिर हम बोलते हैं तो हम एक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लैंग्वेज, एक भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें लिखी गई हैं वो एक स्क्रिप्ट के थ्रू लिखी जाती है ना। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये भी दो तरीके की, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेजेस का यूज़ करके इंस्क्राइब किया गया। मतलब इसमें अगर आप ऊपर का पार्ट देखें आपको आई होप ये दिख रहा होगा, इसमें अगर आप ऊपर का पार्ट देखें तो लिखावट थोड़ा सा अलग तरीके की है, ठीक है, ये ग्रीक भाषा में लिखा गया है। और नीचे का पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये भाषा कुछ अलग दिख रही है, ठीक है, ये एरामाइक भाषा है। तो अलग अलग तरीके की भाषाओं का या लिपियों का या स्क्रिप्ट्स का यूज़ करके इस तरीके का इंस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अशोका इंस्क्रिप्शन है, बाकी आगे इनके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस, कि अगर आप इस तरीके के एक हार्ड सरफेस के ऊपर लिखते हैं तो उसका क्या एडवांटेज है। एडवांटेज जो एक मुझे समझ में आता है वो तो सबसे पहला यही है कि डिस्ट्रॉय नहीं होगा, है ना। डिस्ट्रॉय होना थोड़ा सा मुश्किल है इसका, जैसे सॉफ्ट सरफेस पर है, पत्ते पर है या ब्रिज पर, ये बार्क पर है किसी ट्री के, तो वो तो डिस्ट्रॉय आसानी से हो सकता है, इंसेक्ट्स वगैरह उसको खा सकते हैं, पर इसको तो इंसेक्ट्स का खाना बड़ा मुश्किल है। और साथ ही साथ अगला पूछा गया है कि व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज। अब इस तरीके के हार्ड सरफेसेस पर लिखने की समस्या या डिफिकल्टीज, तकलीफें क्या होंगी। तकलीफें ये होंगी कि लिखना मुश्किल है, ठीक है, पत्ते पर सॉफ्ट सरफेस है, लिखना आसान है, इस पर लिखना मुश्किल है। बाकी आप लोगों के मन में अगर कोई इन सवालों का जवाब है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे लिखा गया है कि देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड और यूज्ड इन द पास्ट। सिर्फ इंस्क्रिप्शंस या मैन्यूस्क्रिप्ट्स ही नहीं थे जिससे हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं, लेकिन और भी कई सारी ऐसी चीज़ थी जो बनाई गई और जिनका इस्तेमाल पास्ट में किया गया। अब इस तरीके की ऑब्जेक्ट्स को जो लोग स्टडी करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है, पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता इनको कहते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं कि जो बिल्डिंग्स स्टोन या ब्रिक की बनी हुई हैं, ठीक है, जो भी स्टोन या ब्रिक की बनी हुई बिल्डिंग्स हैं या कुछ पेंटिंग्स हैं, कुछ मूर्तियां हैं, स्कल्पचर्स हैं, तो उनके जो अवशेष रह गए, उनके जो रिमेन्स हैं, उनको ये स्टडी करते हैं। कौन? आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। साथ ही साथ ये लोग क्या करते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट। एक्सकवेट करने का मतलब है कि जो हमारा जमीन की सतह है उसको ये खोदते हैं, ठीक है, उसको ये डिग आउट करते हैं, उसमें से ये चीज़ें ढूंढते हैं, ठीक है। वहाँ पर इनको कुछ औजार मिलते हैं, कुछ टूल्स मिल जाते हैं, कुछ वेपन्स, कुछ हथियार मिल जाते हैं, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, तो वो सब चीज़ें उनको वहाँ से मिलता है, तो उसकी भी वो स्टडी करते हैं। अब इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो पत्थर के बने हो सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बोन्स, एनिमल बोन्स के बने हो सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जो बेक्ड क्ले यानी कि पकी हुई मिट्टी के हों, कुछ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं कि धातुओं के हों, मेटल के हों। अब ऑब्जेक्ट्स, ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑब्जेक्ट्स हार्ड या इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस के बने होंगे, ठीक है, जैसे मेटल का कोई ऑब्जेक्ट होगा या कोई स्टोन का बना हुआ ऑब्जेक्ट होगा तो वो ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव करेगा कंपेयर टू अगर कोई मिट्टी का बना हुआ है या फिर कोई बोन का है, तो बोन भी समय के साथ साथ डिस्ट्रॉय हो सकती है, क्ले भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, लेकिन मेटल है या स्टोन है तो वो डिस्ट्रॉय होने में उसको कंपैरेटिवली ज़्यादा समय लगेगा, तो वो लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है ना। इसके बाद जैसे यहाँ पर इन्होंने एक पॉट दिखाया, देखिए ये यहाँ पर एक पॉट दिख रहा है, इस तरीके के पॉट का इस्तेमाल 4700 साल पहले किया जाता था। और आपको इसके राइट साइड में जो है वो एक ओल्ड सिल्वर कॉइन दिख रहा है। इस तरीके के कॉइन्स जो है वो 2500 साल पहले यूज़ किए जाते थे। अब इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो जब बोन्स देखते थे, है ना, एनिमल्स की बोन्स देखते थे, बर्ड्स, फिश की बोन देखते थे, तो वो ये भी पता लगाते थे कि लोग पहले क्या खाते थे, क्योंकि बोन से पता लग जाता था ना कि कौन से एनिमल्स को जो है वो लोग खाते थे। और प्लांट्स रिमेन्स जो हैं, जो प्लांट्स के जो पौधों के अवशेष हैं वो तो बहुत रेयरली सर्वाइव करेंगे इतने लंबे समय तक, क्योंकि प्लांट्स वही है कि डिग्रेडेबल है, तो बायोडिग्रेडेबल है तो वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी ग्रेन की कोई उनको बीज या सीड्स मिल गए या पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ट, तो दे सर्वाइव्ड इन चेयर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई पीसेस ऑफ कोई सीड्स ऑफ ग्रेन है या वुड्स के कोई पीसेस हैं, अगर वो जले हुए हैं तो वो चेयर्ड फॉर्म में यानी कि जले हुए फॉर्म में ही सर्वाइव करते थे। अब इसके बाद यहाँ पर एक और सवाल है कि डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट, कि आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा क्लोथ या
सॉरी कपड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पाया जाता होगा। तो इसको लेकर आप लोगों का क्या विचार है वो ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जो हिस्टोरियंस या इतिहासकार हैं जो पास्ट को पढ़ा करते थे, वो एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज सोर्स। सोर्स का मतलब है टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी, कि उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहे मैन्यूस्क्रिप्ट से मिली हो, चाहे इंस्क्रिप्शन से मिली हो या फिर आर्कियोलॉजी से मिली हो, तो उस तरीके की इंफॉर्मेशन को रेफर वो लोग करते हैं एज आ सोर्स। और एक बार उनको सोर्स पता लग गए तो उसके बाद पास्ट को पढ़ना एक उन लोगों के लिए एक एडवेंचर होता है, क्योंकि उनका काम ही वही है इतिहासकारों का कि पास्ट को पढ़ना, और वो उसको फिर बिट बाय बिट कंस्ट्रक्ट करते जाते हैं कि अच्छा ये मिला, फिर यहाँ से ये मिला, फिर ये मिला, फिर ये मिला, है ना, या मैन्यूस्क्रिप्ट्स में ये लिखा है, इंस्क्रिप्शंस में ये लिखा है, तो वो ऐसे उसको बिट बाय बिट करके जोड़ते चले जाते हैं और कहानी के रूप में फिर पूरी चीज़ें कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसलिए हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो एक तरीके से क्या कहे गए हैं, दे आर लाइक डिटेक्टिव्स, वो जासूस की तरह। वो क्या करते हैं कि जितने भी उनको सोर्स मिले हैं, ठीक है, और इन सोर्स का इस्तेमाल वो किसी क्लू की तरह करते हैं, है ना। एक क्लू मतलब होता है एक कोई उनको, मतलब क्लू को क्या कहते हैं इंग्लिश हिंदी में, कोई मतलब एक किसी चीज़ का कोई क्लू मिलना, क्लू मिलने को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है, क्लू मिलना मतलब आप समझ रहे होंगे ना कि क्लू का मतलब होता है किसी चीज़ का कोई आइडिया लगना, ठीक है, उसके बारे में कोई आपको कुछ अंदेशा मिल गया, तो आपको उसको ये क्या करते हैं, जितने भी सोर्सेज हैं उसको एज अ क्लू ये लोग यूज़ करते हैं, है ना, और उससे ये हमारे पास्ट के बारे में पता लगाते हैं। अब अगला सवाल ये है कि आवर पास्ट और मैनी। अब इस बुक के टाइटल के अगर ऊपर आप जाएं तो उसमें लिखा हुआ है आवर पास्ट, है ना, बुक का चैप्टर जो टाइटल है वो यही है, आवर पास्ट। तो यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है पास्ट इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है, वो इसलिए यूज़ किया गया है ये बताने के लिए कि जो अलग अलग लोग हैं उनके पास्ट अलग अलग रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको शुरुआत में भी पिछले पार्ट में बताया था कि जैसे कुछ हंटर्स हैं, कुछ हर्डर्स हैं, कुछ फार्मर्स हैं, कुछ रूलर्स हैं, कुछ मर्चेंट्स हैं, है ना, तो सबकी लाइफ अलग अलग रही होगी, तो इसलिए सबका पास्ट भी अलग अलग रहा होगा। तो इसीलिए जैसे इन्होंने कहा है कि जैसे जो हर्डर्स और फार्मर्स हैं उनकी ज़िंदगी किंग्स और क्वीन से अलग होगी, जो मर्चेंट्स हैं, जो व्यापारी हैं, उनकी ज़िंदगी क्राफ्ट पर्सन से अलग रही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जैसा कि आज भी होता है ना, कि लोग अलग अलग प्रैक्टिसेस या कस्टम्स अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में फॉलो करते हैं। जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें कि ज़्यादातर लोग जो अंडमान आइलैंड्स में रहते हैं वो अपना खाना उनको कैसे मिलता है, फिशिंग करते हैं, ठीक है ना, मछली पकड़ते हैं, हंटिंग करते हैं या फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते हैं। लेकिन वहीं अगर जो लोग शहर में रहते हैं तो वो औरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने सप्लाईज ऑफ फूड के लिए। अब जो लोग शहर में रहते हैं वो मछली तो पकड़ने जाते नहीं है ना, या वो हंटिंग तो करते नहीं है, शिकार तो करते नहीं है, वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मोहल्ले की राशन की दुकान में या फिर किसी मॉल में या फिर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके अपना सामान लेके आते हैं, है ना। तो वो उस तरीके से है। इसलिए इस तरीके के ही जो अंतर या डिफरेंसेस थे वो पास्ट में भी रहा करते थे। इसके बाद एक और तरीके का डिफरेंस है, जैसे कि वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। अब हमें किंग्स के बारे में, है ना, और जो भी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी उसके बारे में हमें क्यों पता रहता है, क्योंकि उन्होंने उसके रिकॉर्ड्स रखे हैं, है ना। अब जो ऑर्डिनरी पीपल है, जैसे कि जो हंटर्स थे या जो मछली पकड़ने वाले थे, मछुआरे थे, जो गैदरर्स थे, जो फार्मर्स थे या जो हर्डर्स थे, उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, तो इसीलिए उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं लगता है। इसीलिए आप पूरे के पूरे इतिहास को उठाकर अगर देखेंगे तो आपको पूरे के पूरे इतिहास में आम आदमी की कहानी बहुत कम पता लगेगी। आपको यही पता लगेगा कि ये राजा था, इसने ये साम्राज्य बनाया, है ना, ये किंगडम इस्टेब्लिश किया, ये डायनेस्टी बनाई, फिर इसने इसके साथ लड़ाई करी, फिर अगला राजा ये आया, अगला डायनेस्टी ये आई, फिर ऐसे करके ही ये क्रोनोलॉजी पूरी चलती रहेगी। बट आम लोगों के बारे में बहुत कम पता लगता है कि आम लोगों का जीवन कैसा था, वो लोग क्या किया करते थे। जनरल आइडियाज़ हैं, बट स्पेसिफिकली जितना आपको किंग्स के बारे में, डायनेस्टीज़ के बारे में पता है उतना आपको आम लोगों के बारे में नहीं पता होता, ठीक है। उसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि किंग्स वगैरह के बारे में तो चीज़ें इंस्क्रिप्शंस हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, वहाँ से पता लगती हैं, बट जो आम लोग थे उन्होंने अपना कभी कुछ रिकॉर्ड किया ही नहीं कि आज हम गए, हमने 2 मछली पकड़ी, 4 मछली पकड़ी, फिर हम उसको ऐसे घर लेके आए, फिर हमने उसको ऐसे पकाया, है ना, ये हमारा मछली पकाने का तरीका था। तो ये सारी चीज़ें मतलब
अगर ऐसा होता तो पता लगता ना कि वो लोग मछली पकड़ने के लिए क्या यूज किया करते थे, ठीक है, फिर मछली पकड़ के घर लाते थे तो उसको कैसे बनाया करते थे, कैसे उसको वो कंज्यूम करते थे, है ना, या फार्मर्स थे तो उनके पास फार्मिंग टेक्निक्स क्या क्या थी। तो ये सब चीज़ें नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि उसके पीछे रीज़न यही है कि उन्होंने वो चीज़ें रिकॉर्ड ही नहीं करी है। बट किंग्स वगैरह के बारे में बहुत सारी चीज़ें इसीलिए हमें पता लगती हैं क्योंकि वो रिकॉर्डेड है। अब आर्कियोलॉजी जो है हमें इन लोगों की लाइफ्स के बारे में थोड़ा बहुत पता लगाने में हेल्प करती है, लेकिन फिर भी वही है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अभी भी अननोन है। अब इसके बाद अगला सवाल है कि व्हाट डू डेट्स मीन। देखो, अब अगर आपको कोई डेट पूछे, अगर आपसे कोई भी आज की डेट पूछे या कभी की भी डेट पूछे, तो आप प्रोबेबली जो है उसको डे बताएंगे, मतलब तारीख बताएंगे, महीना बताएंगे और ईयर बताएंगे, जैसे 2000 या इस तरीके का। जैसे अभी आपसे कोई डेट पूछेगा तो आप कहेंगे कि 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है ना। अब इस तरीके की डेट जो है वो जनरली काउंट की जाती है, जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब से जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है तब से हम लोग आगे को डेट्स जो हैं वो काउंट करते हैं। जीसस क्राइस्ट बेसिकली आपको पता ही है, जो फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी है वो, है ना। तो 2000 का अगर हम बात करें, जैसे 2000 हमने कहा, तो इसका मतलब क्या है कि बर्थ ऑफ क्राइस्ट के 2000 साल के बाद, ठीक है। जैसे अभी मैं कहूं 2024, तो 2024 मतलब क्या है कि 2024 साल बर्थ ऑफ क्राइस्ट के बाद, ठीक है। इसी तरीके से जितनी भी डेट्स बर्थ ऑफ क्राइस्ट से पहले काउंट की जाती हैं, मतलब उससे पहले की जो डेट्स हैं उनको बैकवर्ड्स काउंट किया जाता है, और उनमें जनरली एक लेटर लिखा हुआ आपको मिलेगा, दैट इज बीसी, और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो इस बुक में एक नया ही तरीका इन्होंने यूज किया है डेट्स को डिनोट करने का। ये बात करेंगे गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट, है ना। मतलब जैसे अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 8000 साल पहले, 4700 साल पहले, 2500 साल पहले, तो वो पहले पहले किससे पहले? वो आज से, प्रेजेंट से पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ गए बात? और जैसे मैंने आपको ये वाला जो सिस्टम बताया, इसमें क्या है, देखो इसमें ऐसा है कि जैसे यहां पर मान लो आपका बर्थ ऑफ क्राइस्ट हुआ है, ठीक है, क्राइस्ट का यहां पर जन्म हुआ है, तो इससे आगे की जो डेट्स होंगी, ठीक है, बर्थ ऑफ क्राइस्ट से आगे की जितनी भी डेट्स होंगी उसको तो हम फॉरवर्ड काउंट करेंगे, इससे पीछे की जो डेट्स होंगी उसको हम यहां से बैकवर्ड काउंट करेंगे, ठीक है। बैकवर्ड अगर हम जब भी काउंट करेंगे तो इसमें हम एक टर्म यूज करेंगे, दैट इज बीसी, दैट इज बिफोर क्राइस्ट। इसके आगे जनरली कुछ नहीं भी लिखते हैं, बट एक टर्म कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, दैट इज एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है। इससे पहले आपको एक और टर्म दिखाई दे सकता है, दैट इज बीसीई, ठीक है, क्रिश्चियन एरा या कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, या फिर यहां पर आपको लिखा हो सकता है सीई, दैट इज क्रिश्चियन एरा या कॉमन एरा, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। अब इसके बाद यही चीज इन्होंने यहां पर लिखी भी है कि बीसी जो है उसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट, और कहीं कहीं पर आपको एडी दिखाई देगा जिसका मतलब है एनो डोमिनी, दैट इज इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। तो 2012 को आप 2012 एडी भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पर आपको एडी की जगह सीई दिखाई देगा और बीसी की जगह बीसीई। तो सीई का मतलब है कॉमन एरा और बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। अब ये वर्ड्स इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि आज की डेट में ज्यादातर दुनिया में क्रिश्चियन एरा जो है वो यूज होता है, और इंडिया में इस तरीके की डेट्स का यूज हमने 200 साल पहले लगभग करना शुरू किया। और कभी कभी मैंने आपको बताया कि एक टर्म और यूज होता है, दैट इज बीपी। बीपी का मतलब है बिफोर प्रेजेंट, मतलब आज से इतने साल पहले, आज से 2000 साल पहले, आज से 4000 साल पहले, वो, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर इन्होंने एक चीज नीचे एल्सवेयर में भी दी है, जहां पर भी जिस चैप्टर में ये होगा वो भी हम देख लेंगे। तो हमने जो है कुछ इंस्क्रिप्शंस देखी जो कि हार्ड सरफेसेस पर इंस्क्राइब थी, मैंने वो आपको अशोका वाला दिखाया। तो उनमें से ज़्यादातर जो है वो कई 100 साल पुरानी है। उन सभी इंस्क्रिप्शंस में दो चीज़ें होती है, मैंने आपको बताया, वन इज स्क्रिप्ट, एक होती है स्क्रिप्ट जिसको आप हिंदी में कहते हैं लिपि, और दूसरा होता है लैंग्वेज जिसको कहा जाता है भाषा, ठीक है। लैंग्वेज विच वर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट्स हैव चेंज्ड ओवर द टाइम, कि जिस तरीके की भाषाएं या जिस तरीके की लिपि का इस्तेमाल होता था वो समय के साथ साथ बदल गई है। तो हम कैसे समझेंगे, या स्कॉलर्स जो हैं वो कैसे समझेंगे कि क्या लिखा गया है। अब इसको करने के लिए एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसको कहा जाता है डेसिफरमेंट,
ठीक है, कि जो चीज़ लिखी गई है उसको पहचानना या उसको समझना, है ना, डिसाइफर करना, तो उसको कहा जाता है डेसिफरमेंट। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने देखो क्या किया है कि यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट फेमस डेसिफरमेंट जो है वो इजिप्ट से मिला है, मिस्र से, नॉर्थ अफ्रीका की एक कंट्री है जहाँ पर किंग्स और क्वींस जो हैं वो 5000 साल पहले थे। और इजिप्ट के ही एक नॉर्थ कोस्ट में एक शहर है जिसका नाम है रोसेटा, ठीक है, वहाँ पर एक इंस्क्राइब्ड स्टोन मिला है और जिसमें जो इंस्क्रिप्शन है वो 3 अलग अलग भाषाओं में और स्क्रिप्ट्स में था। एक ग्रीक भाषा है और बाकी 2 जो है वो इजिप्शियंस हैं, इजिप्शियन लैंग्वेजेस हैं, इजिप्शियन लैंग्वेज और स्क्रिप्ट्स हैं। तो स्कॉलर्स जो ग्रीक पढ़ सकते थे उन्होंने वहाँ से किंग्स और क्वींस का नाम पता लगाया। वो बेसिकली एक लिटिल फ्रेम में एक नाम था उनका, जिस लिटिल फ्रेम को कार्टाउच कहा गया है, ठीक है, वहाँ पर उनका नाम उनको पता लगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ग्रीक और इजिप्शियन लेटर्स को साइड बाय साइड रखा, जो इजिप्शियन और ग्रीक साइंस है उनको, और उसके बाद उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि किस साउंड का मतलब किस इजिप्शियन लेटर से मैच करता है। जैसे उन्होंने कहा कि लायन जो है, अगर लायन बना हुआ है तो मतलब वो एल है, अगर बर्ड है तो वो ए है। उसके बाद उन्होंने जब इस तरीके के लेटर्स का पता लगा लिया तो फिर वो उस पूरे के पूरे इंस्क्रिप्शंस को पढ़ सकते थे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, जैसे लायन बना हुआ है तो वो समझ गया कि लायन का मतलब है एल, फिर बर्ड बनी हुई है, लायन का मतलब एल है, बर्ड का मतलब ए है। इस तरीके से उन्होंने चीज़ें जो हैं वो डिसाइफर की हैं, है ना। और ऐसे ही डिसाइफर होती है चीज़ें, क्योंकि अदरवाइज तो इतने साल पहले किसने क्या लिखा, उस समय क्या स्क्रिप्ट यूज़ होती थी। जैसे आज की डेट में हम लोग इंग्लिश में ABCD है या हिंदी में ओ आ क ख है या किसी भी और भाषा की जो स्क्रिप्ट है, तो वो हम आज की डेट में तो समझते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो आज से हज़ारों साल पहले भी वैसी ही थी, है ना। उस समय कुछ और तरीके से होता होगा, अब वो धीमे धीमे चेंज हो गई है। तो अब आज की लैंग्वेज को हम उस समय कैसे समझें कि उस समय क्या लिखा गया था, है ना। उस समय की लैंग्वेज को आज समझना बड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए इस तरीके के डिसाइफरमेंट जो है वो किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा। पूरा का पूरा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और काफ़ी इजी चैप्टर था, और मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरीके से हम लोग बाकी जो चैप्टर्स हैं उनको भी कवर करेंगे। तो चैप्टर को लेकर आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, सो दैट कि अगर आपको लगे कि कुछ भी कमी है या किसी चीज़ को किसी और तरीके से करना है तो वो फिर हम लोग उस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल ये सेशन हमारा कंप्लीट हुआ और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो है वो अगले चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में अगले चैप्टर जो है दैट इज सेकंड चैप्टर, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे फिर से कहूँगा कि अगर आपको फुल कोर्स या PDF नोट्स की अगर रिक्वायरमेंट है तो आप हमारा जो वेबसाइट है okul.co इसको विजिट करें, या प्ले स्टोर से हमारा ऐप आप डाउनलोड कर लें, वहाँ से आप इन चीज़ों में एनरोल कर सकते हैं। और आप हमें सोशल मीडिया पर इंक्लूडिंग टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, थ्रेड्स, इन सब पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आप हमारा जो हिस्ट्री ओकुल यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप के पास अगर कोई सजेशंस हैं, कुछ सुझाव आप देना चाहें, कुछ फीडबैक देना चाहें तो वो भी ज़रूर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।